आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। अमेज नाउ के खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको लेकर आए हैं साइबर ठगों से महानगर वासियों को कैसे रोका जाए, कैसे बचाया जाए, इस पर चर्चा करेंगे। क्या आप जानते हैं साइबर ठगों द्वारा देश की कमाई का 60 लाख रुपया प्रति घंटे ठगा जा रहा है आम लोगों की गाढ़ी कमाई से। जी हाँ, बिल्कुल सच है यह बात। इसलिए हो जाइए होशियार, सावधान। कहीं आपका खाता भी मिनटों में न हो जाए साफ। खाता पूरी तरह से खाली हो सकता है, इसलिए रहना होगा फिर से सावधान। जरूरी नहीं कि साइबर ठगों की निगाहें सिर्फ महानगरों, बड़े शहरों पर ही हों। अब तो छोटे शहरों और कस्बों पर भी उनकी निगाहें हैं। गोरखपुर में भी ऐसे तमाम मामले आए हैं जिनमें प्रताड़ित किया गया है, उन्हें डिजिटली अरेस्ट किया गया है। कई घंटों, 36 घंटे तक आपको विश्वास करना होगा हमारी बातों पर। कहने के लिए कि यूपी सरकार ने प्रदेश के सभी जनपदों में साइबर ठगों को नियंत्रित करने के लिए, उनके ऊपर नकेल कसने के लिए, अपराध रोकने के लिए प्रत्येक जनपद में साइबर थानों का निर्माण किया है, खोल रखा है। वहां पर साइबर ठगी से मामले दर्ज होते हैं। लेकिन जब तक आप होशियार नहीं होंगे, प्रदेश सरकार या आला अधिकारी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि गोरखपुर पुलिस द्वारा अभी तक साइबर क्राइम के अपराधियों पर शिकंजा कसने के बजाय अब तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, किसी भी एक केस का खुलासा नहीं हो सका है। यह बड़ी ही हैरानी और चिंतनीय विषय है। मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, आप और हम सभी को होना होगा सतर्क, होशियार, सावधान। अज्ञात नंबरों से आने वाले फोन कॉल्स को या तो आप रिसीव ही न करें, और यदि आप रिसीव करते हैं तो बड़ी ही सतर्कता से, आवश्यकता पड़ते ही जब आपको ऐसा एहसास होने लगे कि ठगों द्वारा हमको धमकाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, तुरंत फोन काटिए और पुलिस के आला अधिकारियों को इस बात की तत्काल जानकारी दीजिए। इतना ही नहीं, आपकी ड्यूटी यही नहीं पूरी होती है, साइबर थाने पर जाकर अपनी रिपोर्ट को दर्ज कराना भी जरूरी है। क्योंकि देखा गया है कि साइबर क्राइम के रजिस्ट्रेशन, अपराधों की संख्या का ठीक पता नहीं चल पा रहा है, FIR लॉज न हो पाने के कारण। 31 जुलाई 2024 को डिजिटल अरेस्ट की घटना सामने आई, जब रिटायर्ड बैंक कर्मी अरविंद बर्नार्ड को सुबह 9:43 पर फोन आया। कॉल करने वाले ने खुद को मुंबई साइबर क्राइम का इंस्पेक्टर बताकर उन्हें डिजिटल अरेस्ट होने की जानकारी दी और धमकाया कि अगर कोई चालाकी की तो आपको आपके घर से उठा लिया जाएगा। इसलिए उन्हें जांच में सहयोग करने को कहा गया। उसने श्री बर्नार्ड से कहा कि उनके नाम के पार्सल में कोकीन पाई गई, जिसके लिए उनका क्रेडिट कार्ड भी इस्तेमाल हुआ है। इस तरह डरा धमकाकर उन्हें 33 घंटे डिजिटल अरेस्ट किए रखा, पर उनके एक होशियार दोस्त ने उनके सभी खातों को होल्ड कराकर उन्हें बचा लिया। के लोकल पुलिस के अधिकारियों से क्या वो बता पा रहे हैं कि ऐसे लोगों को हम पकड़ पाएंगे, वो गिरफ्त में आ पाएंगे? वो कहते हैं कि जो है हम लोग को उनकी जो अकाउंट्स की ट्रैकिंग करने में तो बहुत वो मिल जाती, कामयाबी मिल जाती है, मगर लास्ट में जाके वो जो है कैश में ट्रांजैक्शन होने लगता है। इसलिए वो हम जानते हुए भी हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं कि ये लोग ऐसे हैं। और ये लोग जो है, जो क्रिमिनल्स हैं, ये कोई बहुत क्रिमिनल्स है नहीं, ये लोग केवल साइकोलॉजिस्ट हैं जो आपको डरा धमका के आपके उस पे दिमाग पे जोर डाल के आपको फंसाए रहते हैं कि किस तरह हमें वो मिले। एक चीज़ पूछना चाहेंगे, आखिरी सवाल, कि जैसे आपने अभी बताया, सजेस्ट किया लोगों को, आपसे कहाँ चूक हो रही थी और क्यों हो रही थी कि आप अपने घर में या अपने मित्र को नहीं बताना चाह रहे थे? नहीं, मैं चूक नहीं हुआ। मैं सोच रहा था कि निपट जाएगा, 1-2 घंटे में निपट जाएगा तो फिर वो हो जाएगा। आदमी सोचता ना कि मैं अपना सक्षम हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ, तो उस कॉन्फिडेंस में जो है ये ओवर कॉन्फिडेंस जो होती है उसमें जो है ये नहीं बताएं, यही हमारा है। कोई इकोनॉमिकल लॉस आपका नहीं हुआ? कोई एक पैसे भी नहीं हुआ। इसके लिए जो है मैं साइबर सेल्स को और मिस्टर के बिश्नोई जी को बहुत उनके आभारी हूँ। दोस्तों, आपको यह बताना भी जरूरी है हमारी तरफ से
कि ये साइबर ठग किन किन तरीके से आपको डराते धमकाते हैं, किस तरीके से वो आपको अपने शिकंजे में लेते हैं। कई बार आपके पास फ़ोन आता है और कहा जाता है कि आपका बेटा या करीबी रिश्तेदार बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है वाहन के किसी अज्ञात वाहन की ठोकर से और फला हॉस्पिटल में भर्ती है, उसका इलाज चल रहा है, उसकी जान खतरे में है। तत्काल इन नंबरों पर आप इलाज के वास्ते इतने लाख रुपए तुरंत भेजिए और आपको भेजना पड़ता है। और कभी कभी ऐसे भी फ़ोन आते हैं कि आप ये साइबर ठग आपसे कहते हैं कि आपका रिश्तेदार, आपका भाई, आपका बेटा किसी लड़की के चक्कर में गिरफ्तार हो चुका है, जेल जाने की स्थिति बन रही है। उस लड़की पक्ष को पटाने के लिए, समझौता कराने के लिए आपको इतने लाख रुपए का सेटलमेंट करना होगा और आप जल्दी से तैयार हो जाइए। और ऐसी अवस्था में आप उन शिकारियों के सामने घुटने टेक देते हैं, उनका शिकार आसानी से बन जाते हैं। ठीक इसी तरह से कई बार आपके पास फ़ोन आते हैं कि किसी कुरियर सर्विसेज के द्वारा आप द्वारा कोई पैकेट विदेश भेजा जा रहा था। सीबीआई सीआईडी द्वारा उस कुरियर पैकेट को तलाशने पर उसमें से कोकीन, मादक पदार्थ मिला है जो अनधिकृत है और विदेश भेजा जा रहा था। ऐसी स्थिति में यदि आप सेटलमेंट चाहते हैं तो आप तैयार हो जाइए। यहाँ भी आप एक बार फिर से उन तानाशाहों, उन ठगों के चक्कर में आकर अपनी गाढ़ी कमाई का मोटा हिस्सा सौंपने को राजी हो जाते हैं उनके बताए हुए नंबरों पर। एक स्वास्थ्य कर्मी से तो 30 लाख रुपए तक भी ले लिया है, जिसे अभी हम आपको दिखा रहे हैं। दिया महानगर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में सिद्धार्थ इनक्लेव में रहने वाले रिटायर्ड हेल्थ कर्मी विजेंद्र कुमार पांडे को डिजिटल अरेस्ट कर 30 लाख रुपए की जालसाजी का मामला भी सामने आया। खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अफसर बताकर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाकर 4 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रखा और प्रताड़ित भी करते रहे। श्री पांडे को उन्होंने शुरू में क्रेडिट कार्ड पर 1,96,000 के बकाये की बात बताई और सेटलमेंट करने को कहा, लेकिन बाद में उन्हें घर से अरेस्ट करने का डर दिखाया, जबकि श्री पांडे के पास कोई क्रेडिट कार्ड ही नहीं है। डर और भय इतना दिखा दिया जाता है कि उन्होंने अलग अलग बैंकों में जमा अपनी एफडी ब्रेक कराकर 30 लाख रुपए उनके बताए खातों में ट्रांसफर कर दिए। जिस हिसाब से हमको हड़का के दिलवा के लिया है, आप जैसे लोगों को कैसे किया जाए, आदमी जो है फंस जाता है तो खुदिए मार जाती है। जिस हिसाब से हमको हड़का के दिलवा के लिया है, आप जैसे लोगों को कैसे किया जाए, आदमी जो है फंस जाता है तो खुदिए मार जाती है। जालसाजों का एक और तरीका होता है, आपके मोबाइल फ़ोन पर मैसेज आता है और मैसेज पर यह लिखा होता है कि आपके खातों में लाखों करोड़ों रुपए का इलीगल ट्रांजैक्शन हुआ है। सीबीसीआईडी इस समय आपके खातों की जांच कर रही है और आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, आपके खाते को रोका गया है और यदि सेटलमेंट चाहते हैं तो फिर आपको सोचना होगा। आप कई बार अपने क्रेडिट कार्ड से भी खरीदारी करते हैं। इस संदर्भ में भी जालसाज बड़े सतर्क हैं, सावधान हैं, होशियार हैं। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आपने क्रेडिट कार्ड से अनधिकृत रूप से लंबी चौड़ी खरीदारी की है और इसका भी जांच चल रहा है और यदि आप अपनी मोटी गाड़ी कमाई को बचाना चाहते हैं तो सेटलमेंट के लिए तैयार हो जाइए। इस तरह से ये आपको अप्रत्याशित रूप से भयावह दशा में पहुंचा देते हैं और आप उनकी बातों को मानने को राजी हो जाते हैं। इस प्रकार से ये साइबर ठग कई तरह के मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल करते हुए आपकी कमाई पर डाका डालते हैं और आप चूं तक नहीं करते हैं। तो इस तरह के कई केस हाल ही के दिनों में पिछले पखवाड़े में 3 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें इन सभी ने अलग अलग रूप से लोगों को प्रताड़ित किया है। 3 दिन पहले तिवारीपुर में रहने वाले कमलनाथ विश्वास की पत्नी प्रज्ञा विश्वास के साथ भी ऐसी ही घटना हुई। दोपहर 2 बजे फोन करने वाले ने खुद को सीबीआई का अफसर बताते हुए कहा कि आपके नाम के कोरियर में मादक पदार्थ पकड़ा गया है।
और आप पर अपराध सिद्ध हुआ है। आपके आधार का सत्यापन करना होगा। प्रज्ञा ने डरकर उन्हें आधार की फोटो भेज दी। कुछ देर में उन्हें केस से बचाने के लिए 50,000 की मांग की गई। इस दौरान उन्हें ऑनलाइन रखा गया। उनके खाते में इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने दूसरे नंबर से अपने पति को फ़ोन किया तो बैंकर पति को समझते देर नहीं लगी कि ये फ्रॉड है। उसने उन्हें समझाकर फ़ोन कटवाया और इस तरह उनके पैसे जाने से बच गए। पहले जब वो बोला कि किसी से आपको बोलना नहीं है इस बारे में, 50,000 रुपीज मांगा, वो बोला कि मैं बेल कराऊंगा। तो मेरे दिमाग में आया कि बेल तो वकील कराते हैं, तो फिर ये कैसे कराएगा। फिर मैंने अपने हस्बैंड को, वो बोला कि आप किसी को कॉल भी नहीं कर सकती हैं, आपका नंबर रिकॉर्ड किया जा रहा है, सारा कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, आप किसी को इस नंबर से कॉल करके बता भी नहीं सकती हैं। तो मेरे पास दूसरा नंबर था, दूसरा फोन था घर का, उस नंबर से मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया। फिर पता किया कि मेरा HDFC में कोई अकाउंट नहीं है। तो आपको इंगेज रखे होंगे, तो कैसे आप जब कॉल कर रही थी? नहीं, एक घंटे 45 मिनट तक ये मेरा वीडियो कॉल बात हुआ था व्हाट्सएप पे। वो स्काइप बोले थे, मैंने स्काइप डाउनलोड नहीं किया क्योंकि उसमें सारा डेटा कुछ भी, मतलब वो सेव कर सकते हैं मेरा, ऐसा दिखा रहा था प्ले स्टोर पे। प्राइवेसी में मैंने पढ़ा, फिर मैंने वो डाउनलोड नहीं किया। तो फिर मैंने बोला डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो बोला ठीक है व्हाट्सएप कॉल कर लो। आरोप क्या वो लगा रहा था, किस आरोप में आपसे 50,000 रुपये मांगे जा रहे थे? क्यों वो लीगल ये जो सामान है, इनलीगल सामान भेजा जा रहा था इंडिया से। सामान बोल रहा था वो MDMA का था, मतलब मादक पदार्थ। मादक जी। अच्छा। और ये फर्जी पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड और HDFC बैंक का अकाउंट था, जिसमें वो बोल रहा था कि आप कोई धोखाधड़ी 8 मिलियन में कोई पकड़ा गया है, अच्छा। उसका बोल रहा था, उसके हिस्सेदार आप हैं, आप 10% उससे लेती हैं। HDFC में आपका अकाउंट है मुंबई में, आपको हर महीने वो ट्रांसफर करता है 10%, 30 लाख रुपए। जब ये बोला तो आपको आश्चर्य नहीं हुआ? आपको हुआ, एकदम हुआ। मैंने बोला आप मेरा ट्रेवल रिकॉर्ड दिखाइए, मैं आज तक मुंबई गई नहीं हूँ, तो फिर मेरा अकाउंट कहाँ से होगा वहाँ पे। तो बोल रहा है ये आप जानिए कैसे होगा, कहीं से तो खुला ही होगा, कहीं से तो आपका क्लू होगा, बैंक मैनेजर भी होगा, बिना गए खुल गया। तो फिर मैंने जब पता करा लिया तो फिर मैं श्योर हो गई कि हाँ ये नहीं है, मतलब ये फेक कॉल है, ये सारा फेक है। फिर भी आपने पैसे ट्रांसफर करने के लिए अपने हस्बैंड से पैसे मांगे? वो बोल रहा था कि कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर इसमें सच्चाई है, अगर ऐसा कुछ हो भी सकता है, तो फिर मैं उसके वो सुन ले कि मैं अपने हस्बैंड से पैसे मांग रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को उसके तुरंत बाद दूसरे नंबर से कॉल करके बताया कि ऐसी ऐसी बात है। तो पहले अपने नंबर से मैंने कॉल करके बोला कि मम्मी की तबीयत खराब है, पैसे चाहिए 50,000 रुपए। तो ये पूछे कि क्या हो गया अचानक, तो मैं बोली आओगे तो बताऊंगी। तो ये लगे पूछने, तो फिर मैंने बोला कि फिर रखो, फिर मैं बात करती हूँ बाद में। और उसके बाद दूसरे नंबर से कॉल करके मैंने सारा इन्फॉर्मेशन उनको दिया। तो फिर यही पता किए कि अकाउंट नहीं है। उसके बाद ये घर आया, तो मैं बोली चलो साइबर थाने पे। कितनी बार उन सबों का फोन आया आपके पास? फोन आया था, वही एक बार फोन आया था जब 1-1.5 घंटे बात हुई थी। उसके बाद शाम को कॉल आना लगा। 5 बजे तक टाइम दिया था कि 5 बजे तक आप पैसा नहीं देंगी तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो फिर 5 बजे के बाद कॉल आया, 2-3 बार मैंने नहीं उठाया। उसके बाद हम लोग निकले 6:30 बजे यहाँ से साइबर थाने के लिए। तो रास्ते में भी कॉल आया, वहां पहुंचे तो पुलिस वाले कॉल कर रहे थे, तो वो नहीं उठाया, वो कॉल नहीं उठाया। फिर घर आए तो उसका वापस से कॉल आया था। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आप, इतना बड़ा मामला है तो फिर आप क्यों इंक्वायरी कर रहे हैं, ये तो CBI इन्वेस्टिगेशन करेगा, और वो लोग तो ये वर्दी पहनते नहीं है। तो फिर वो लगे सब एक दूसरे को फोन देने, फिर उसमें गाली देने लगा एक, हाँ गाली देने लगा एक, रवि नाम बता रहा था उसका, वो गाली देने लगा। और तो उनसे आपके अलावा आपके हस्बैंड भी फोन पे बातचीत किया होगा? नहीं, जब वो गाली दिया तब ये फोन लिए हेलो बोले तो वो फोन काट दिया। ये साइबर क्राइम संबंधी मामले बढ़ रहे हैं, कई प्रकरण आए भी हैं जिसमें पुलिस
के बाद जो सूचना आती है उसमें हम FIR दर्ज करते हैं और उसमें विवेचना की जाती है और प्रकरणों में गिरफ्तारियाँ हुई हैं और इसमें हम लगातार अपराध को रोकने के लिए जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं। लोगों को हम लोग, हमारी टीम साइबर थाने की, साइबर सेल की और थानों की टीम जाकर ब्रीफ कर रही है लगातार इसमें, और हम अखबारों में भी इसमें निकालते हैं, सोशल मीडिया में भी अवेयरनेस निकालते हैं ताकि कोई भी कॉल आपको फ्रॉड संबंधी आती है, कहीं शेयर मार्केट में निवेश के लिए या फिर OLX बिक्री के लिए या OTP संबंधी या बैंक संबंधी, बीमा संबंधी, जिसमें उन्हें कुछ शंका हो रही तो कृपया संबंधित अथॉराइज जगह से इसमें पता करके आगे कार्रवाई इसमें करें। उन्होंने तो अब तक 30 लाख रुपए भी निकल है, तो क्या रिकवरी भी संभव हो पाती है? जी, जिनका पैसा बैंक में रहता है उसको हम तत्काल फ्रीज कराते हैं और लोगों से मेरा यही निवेदन है, किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है तत्काल 1930 पर कॉल करें ताकि उनका पैसा जिस बैंक खाते में उसको तत्काल फ्रीज किया जा सके और जिस नंबर से कॉल आई है उसको भी ब्लॉक किया जा सके। अभी तक इन तीनों मामलों में कहीं कुछ लीड मिल पाया या? हाँ, विवेचना की जा रही, लीड आती है, नंबरों को हम लोग CGI वगैरह मंगाते हैं, EMI लोकेशन मंगाते हैं और इसमें हम ये सब भी सहायता लेते हैं। दोस्तों, अमेज नाउ आपको सतर्क करता है, सावधान करता है, होशियार करता है। इस तरीके के कोई भी मैसेज या फोन आने पर आप कतई डरे नहीं, उनके बहकावे में न आवे, भयावहता की स्थिति को से अपने आप को दूर रखें और तभी आप अपने गाढ़ी कमाई को बचा सकेंगे। इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अब आप अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी भी OTP का नंबर उनसे कतई शेयर न करें। जो भी लिंक वो भेजते हैं और कहते हैं कि इसको क्लिक करिए, उसे कतई क्लिक मत करिए और फ़ोन काट कर, जैसा कि हमने पहले भी बताया, अपने आला अधिकारियों, पुलिस के आला अधिकारियों और ख़ास रिश्तेदारों, होशियार सतर्क लोगों से बातचीत करिए और अपने आप को कहीं भी कभी भी अकेला मत छोड़िए। और इसी बात का वो, जब आप कभी अपने आप को तनहा करते हैं, डिजिटली अरेस्ट होते हैं, इसी का वो फ़ायदा उठाते हैं ये साइबर ठग। तो आज की हमारी इस स्टोरी को दिखाने का, समझाने का यही एक मकसद है कि हम सभी को सतर्क होना होगा, अपनी वर्षों की मोटी गाढ़ी कमाई को बचाना होगा और कैसे बचाएं, इसके लिए क्या क्या रास्ते साइबर ठग कौन कौन से हथकंडे अपनाते हैं और उन हथकंडों के जवाब में आप किस तरीके से अपने आप को सजग और सतर्क रखते हैं, तो यही बताने का हमारा उद्देश्य है। अवेयरनेस, जागरूकता लाने का हमारा यही एक प्रयास है। तो अमेज नाउ आपको फिर से एक बार सावधान करता है, सुरक्षित रहने के लिए, सुरक्षित और सतर्क रहने के लिए। तो बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।